जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ये देखने वाले हैं। 42nd चैप्टर है लक्ष्मीकांत किताब का, इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत। तो इसकी जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जितने भी वीडियोज़ है प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन भेज देता हूँ और जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दिया करता हूँ। तो टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। मयूर मोगरे इस नाम से फेसबुक प्रोफाइल है। मैं आपको फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हो, ये है फेसबुक प्रोफाइल। तो मयूर मोगरे इस नाम सर्च कर सकते हो आप फेसबुक पर। और ये है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, तो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे। और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब परमानेंट कैसे, तो हमारे संविधान में इसके बारे में दिया हुआ है। हमारे संविधान में दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है एडहॉक बॉडी, एक होती है परमानेंट बॉडी। बराबर है। तो मतलब एडहॉक मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए अगर हम कोई सुनवाई करने के लिए, उस वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर किसी इंसान को लाते हैं तो वो हो गया एडहॉक बॉडी। लेकिन अगर कोई परमानेंटली है तो वो हो गई परमानेंट बॉडी। बराबर है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो बनाया हुआ है, इसलिए एक परमानेंट बॉडी है। और उसी के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। इंडिपेंडेंट बॉडी कैसे, तो इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी। तो इस वजह से ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है जो कि स्टैब्लिश की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब किस लिए, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए इसलिए। अब यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 324, इसके तहत इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो इलेक्शन है ये हमारी इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है ये कंडक्ट करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पार्लियामेंट, बराबर है, जो सेंटर में है यूनियन, उसके बाद प्रेसिडेंट जो यूनियन में है, वाइस प्रेसिडेंट जो यूनियन में है, उसी के साथ साथ जो स्टेट की जो असेंबलीज की जो इलेक्शन होते हैं, मतलब यहाँ पर अब फेडरल में भी यहाँ पर दखल किसका होता है, तो इलेक्शन कमीशन का होता है। बराबर है। मतलब यहाँ पे जो यूनियन है उनके तो इलेक्शन कंडक्ट करती ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी भी इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। इसलिए हम इसे ऑल इंडिया बॉडी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ इनकी इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं करता है। इसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन ये बनाई गई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। ये जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स, जो पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज़ है उनके जो इलेक्शन है वो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो ये जवाब गलत रहेगा। उसके लिए सेपरेट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करता है। अब कंपोजिशन हम देखते हैं। तो कंपोजिशन में आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और ऐसे कोई कमिश्नर्स जो कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर पावर किसके पास है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास है कि कितने मेंबर जो है वो हमें फिक्स करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले 21 साल थी, बराबर है, वोट करने के लिए, तो इतना लोड नहीं आता था, इतने लोग वोट नहीं करते थे, तो इसलिए एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। लेकिन उसके बाद जब 18 साल कर दी गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोड बहुत बढ़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए वोटिंग करने के लिए। तो इसलिए उसके बाद दो एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर जो है यहाँ पर स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा, तो इसकी पावर किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास। अपॉइंटमेंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर कमिश्नर्स की, तो वो कौन करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर भले ही दो अलग इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हों, लेकिन जो चेयरमैन है वो कौन रहने वाला है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहेंगे वही यहाँ के चेयरमैन रहेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं रीजनल कमिश्नर्स आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको ये भी पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं रीजनल कमिश्नर्स को भी, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उसी के साथ कंडीशन और सर्विस जो है इलेक्शन कमिश्नर्स की और रीजनल कमिश्नर्स की शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये भी कौन डिटरमाइन करने वाला है, तो प्रेसिडेंट करने वाले हैं। कंडीशन क्या है उनकी सर्विस की। ठीक है।
अब प्रेसिडेंट को बहुत पावर मिल गई है तो प्रेसिडेंट को खुद को यकीन नहीं हो रहा है। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर अब कंपोजिशन देखते हैं हम क्या होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पर लाए गए हैं। अब मैंने क्यों लाए हैं वो भी मैंने आपको रीज़न बताया है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप देखोगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें दिखता है, मतलब ये चीफ है, मतलब इसके ज़्यादा पावर होगी रादर देन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके, क्योंकि ये चीफ है, इसके नाम में ही आ रहा है चीफ, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी के जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो, अभी 2 है, तो उन्हें सेम इक्वल पावर होती है और इक्वल सैलरी अलाउंसेस भी उन्हें मिलते हैं, विच इज़ सिमिलर टू दोज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट को होंगे उसी तरीके के जो अलाउंसेस है, सैलरीज है, वो इन्हें मिलती है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, उन्हें इक्वल पावर होती है और सेम इक्वल सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं। ये ध्यान में रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, अब यहाँ पर देखिए अगर झगड़ा होता है तो यहाँ पर हमें लगेगा कि फिर यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा वो जो बोलेगा वही सही रहेगा, वो मान लिया जाएगा, मगर वो भी यहाँ पर नहीं होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों? क्योंकि सबको इक्वल पावर है, तो कोई भी सुपेरियर नहीं है यहाँ पर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स में अगर कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मेजोरिटी के जरिए यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। 3 ही लोग हैं, उसमें मेजोरिटी करेंगे, तो यहाँ पर मेजोरिटी के जरिए यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर कि कितना ऑफिस टेनियर कितना होता है, तो 6 ईयर्स का टेनियर होता है, या फिर अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, मतलब 6 साल या 65 साल, इस तरीके की इनकी जो टेनियर है वो होता है। मतलब अगर इन्होंने एक इलेक्शन करा दिया तो आगे का दूसरा भी इलेक्शन ये लोग कराएंगे, 5 साल का नहीं है क्योंकि 6 साल का है, तो एक और इलेक्शन वो लोग करवाएंगे, या फिर जो 65 साल तक अगर जाते हैं तो वहाँ तक वो लोग जा पाएंगे। कैन रिज़ाइन और रिमूव्ड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ही तरह ये रिज़ाइन या फिर रिमूव किए जा सकते हैं। रिज़ाइन कर सकते हैं ये लोग, या फिर रिमूव किस तरीके से करेंगे, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरह। अब सुप्रीम कोर्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो किस तरीके से रिमूव होते हैं वो हम वहाँ पढ़ेंगे। स्पेशल मेजोरिटी के ज़रिए रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एकदम ऊपरी ऊपरी बताऊँ तो उसके बाद अब इंडिपेंडेंस किस तरीके से है यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस किस तरीके से, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनकी, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो है एक बार आ गए तो एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उस तरीके की इनको ये नहीं मिली है, टैग नहीं मिला है। 6 ईयर्स रहेंगे या 65 ईयर्स रहेंगे, रिज़ाइन कर सकते हैं, रिमूव करेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, मतलब काफ़ी टफ होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उन्हें रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिमूव करना इन लोगों को भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इस मतलब अपॉइंट कर लिया और जब मन चाहे डिसमिस कर दिया, इस तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद द सर्विस कंडीशन कैनॉट बी वेरी डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गई, अब अपॉइंटमेंट होने के बाद अब अगर उनकी डिसएडवांटेज मतलब उनकी जो पावर है वो कर्टेल कर दी जाए, अगर वो मान नहीं रहे तो, बराबर है, या फिर उनकी जो सैलरी है वो कम कर दी जाए, अलाउंसेस जो है उनके कम कर दिए जाए, तो इस तरीके का डिसएडवांटेज उन्हें हो तो इस तरीके का नहीं किया जा सकता है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैनॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बताते नहीं है, वो बोलते नहीं है, वो रिकमेंड नहीं करते हैं, तब तक किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को, रीजनल कमिश्नर्स को यहाँ पर रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब फ्लॉज क्या है यहाँ पर देखते हैं, हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देख लिया इनका, उसके बाद डिसएडवांटेज नहीं ला सकते हैं इनकेस में देख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्लॉज भी है। अब वो क्या है, अब इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं की है। जैसे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज देखोगे तो 5 साल के लिए जज रहने चाहिए किसी हाई कोर्ट के, 10 साल के लिए एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट के, बराबर है, सिटीजन रहना चाहिए इंडिया के। तो इस तरीके की कोई भी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। उसके बाद डिपार्ट नहीं किए जाते हैं वो, अगर रिटायर होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटायर होने के बाद डिपार्ट नहीं किए जाते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि मोदी जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोलेंगे मित्रों, अब यहाँ पर मोदी जी क्या करेंगे कि उनको बोलेंगे कि देखो भाई, तुम ईवीएम मेरे हिसाब से चलाओ, अगर तुमने मेरे हिसाब से चलाई तो तुम रिटायर होने के बाद घर बैठ के क्या करोगे, घर बैठ के कुछ होता नहीं है, तो घर जब तुम रिटायर हो जाओगे उसके बाद मैं तुमको गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं पर मैं तुमको लगा दूंगा। तो इससे क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पर फेवर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बराबर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर है
अगर उन्होंने सोच लिया कि यार बराबर है इनका, तो घर बैठे मैं करूँगा क्या, तो इससे अच्छा गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो जाएगी मेरी गवर्नमेंट में, तो इससे अच्छा है कि मैं इनकी सुन लेता हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोई भी रियलिटी से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा फिर, अगर डिबार्ड नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज को नहीं मिलता है ये सब। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ये फ्लॉज है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंसी जो है यहाँ पर एक फेवर की तरफ मुड़ जाती है, बराबर है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस सब देखते हैं हम। अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इनके पास, बराबर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसके बाद एडवाइजरी पावर आती है इनके पास, उसके बाद क्वासी जुडिशियल पावर भी आती है इनके पास। अब जैसे कि पावर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके ज़रिए जो टेरिटरियल एरिया है ये डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद इलेक्टोरल रोल जो है पीरियडिकली वो भी यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एलिजिबल वोटर्स कौन है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद डेट क्या रहेगी, स्केड्यूल क्या रहेगा इलेक्शन का, वो भी यहाँ पर स्क्रूटिनाइज करते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका रिकग्नाइजेशन यहाँ पर कराना, बराबर है। उसके बाद और क्या होता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, 1 महीने पहले जो इलेक्शन की डेट फिक्स की गई है उससे 1 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसमें जो भी सरकार है वो कोई भी स्कीम यहाँ पर लॉन्च नहीं कर सकती है। जिससे क्या होगा, अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाया तो 1 महीने पहले, इलेक्शन 1 महीने बाद है तो 1 महीने से वो जो इलेक्शन का पीरियड रहेगा वहाँ तक सरकार एकदम दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस ले लो योजना, दीनदयाल उपाध्याय पैसा ले लो योजना, तो इस तरीके की स्कीम जो है वो चला देगी, जिससे कि लोग जो है मैनिपुलेट हो जाएंगे और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बताना, जो भी एडवाइस करना प्रेसिडेंट को कि ये मेंबर जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ था दिल्ली केस में। उसके बाद पोल कैंसिल कर देना अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हो रही है तो। मशीनरी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के यहाँ पर लेके आना। तो इस तरह काफ़ी जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उनके होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर और क्या क्या पावर्स होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था टेरिटरियल एरिया जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का वो डिटरमाइन करना। उसके बाद पीरियडिकली जो इलेक्टोरल रोल है वो रिवाइज करना। उसके बाद डेट्स एंड शेड्यूल जो है इलेक्टोरल रोल के वो यहाँ पर नोटिफाई करना। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन देना, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्हें रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना, ग्रांट करना। उसके बाद टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट्स भी होता है तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें जैसे एडवाइजरी कॉसी जुडिशियल जो बॉडी है उस तरीके से। उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसमें भी कॉसी जुडिशियल एक बॉडी के रूप में वो काम करती है, बराबर है। कोड ऑफ कंडक्ट जैसा मैंने आपको बताया था अभी। उसके बाद ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल मैनेजमेंट, जो भी इलेक्टोरल मैनेजमेंट में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें जो ऑफिस इंक्वायरी करने के लिए ऑफिसर को बिठाना। उसके बाद प्रेसिडेंट को एडवाइस करना डिस्क्वालीफाई करने के लिए, गवर्नर को ये करना है एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। उसके बाद पोल को कैंसिल कर देना अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो। प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्टाफ जो उन्हें लगता है, जब भी इलेक्शन होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो एज अ स्टाफ वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें रिक्वेस्ट करना, मशीनरी को सुपरवाइज करना, और ऐसे काफ़ी जो फंक्शंस है वो उनके पास होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इज़ असिस्टेड बाय द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके द्वारा ये असिस्ट किए जाते हैं। अब ये कहाँ से ड्रॉन किए जाते हैं, तो जो सिविल सर्विसेज होती है और जो अपॉइंट किए जाते हैं कमीशन जो टेन्योर सिस्टम की बेसिस पर, ठीक है। ड्रॉन किससे किए जाते हैं, सिविल सर्विसेज, और अपॉइंट किए जाते हैं कमीशन विथ टेन्योर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टेट लेवल पर तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अब कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, किसकी कंसल्टेशन के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये स्टेट लेवल पे होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब वही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो कलेक्टर जो है वो एक्ट होता है एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। अब यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उन्हें अपॉइंट करता है, जो कलेक्टर होता है वो, ठीक है। और ये जो होता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, कलेक्टर होता है। और वो अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, तो ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद विजन क्या है, तो विजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू बी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी एंगेजमेंट हो सके, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ सके लोगों का, और जो स्ट्रेंथन हो सके इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमारे भारत में। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इतना अच्छे से काम करे, इतना फेयर इलेक्शन यहाँ पर करे, फ्री इलेक्शन यहाँ पर लाए
कि जिससे कि जो लोग हैं उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाए यहाँ पर। अगर हमारे डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस आता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप डिपेंड हो जाएगी, बराबर है, इंडिया की और ग्लोबली भी, क्योंकि ग्लोबली भी लोगों को लगेगा कि ये जो है। उसके बाद आते हैं मिशन क्या है, तो मिशन है कि इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद जो इंटीग्रिटी है और ऑटोनॉमी है वो भी बरकरार रहना चाहिए, ये इनका मिशन है कि एक इंडिपेंडेंस अगर बरकरार नहीं रहेगा तो लोग जो है उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बराबर है। इंटीग्रिटी जो है वो भी यहाँ पर डेवलप रहनी चाहिए, ऑटोनॉमी जो है वो भी डेवलप रहनी चाहिए, जिससे कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो रहा है, ईवीएम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है और जिसे हम वोट कर रहे हैं वही सरकार वहाँ पर चुनकर आ रही है। नहीं तो क्या होगा, अगर कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज़ हो जाता है तो यहाँ पर लोग जो है वो वोट करना भी बंद कर देंगे, मतलब उनका पार्टिसिपेशन ही कम हो जाएगा। और अगर लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा तो डेमोक्रेसी जो है वो तो रहेगी नहीं। उसी के साथ साथ इंक्लूसिवनेस, जैसा मैंने आपको बोला है कि इंक्लूसिवनेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर वहाँ पर इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस यहाँ पर मेंटेन रखती है वो तो। उसके बाद फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा और जो सरकारें हैं वो भी अच्छे से काम करेगी, वो भी अपनी अकाउंटेबिलिटी देगी, वो भी कुछ काम करेगी, अच्छा काम करेगी। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स है टू अपहोल्ड द वैल्यू एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस। तो अभी इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस जो है ये अपहोल्ड करना है। अब क्यों करना है उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया है। उसी के साथ साथ टू कंडक्ट इलेक्शन विथ हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी, अब हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी के साथ अगर वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, फ्रीनेस के साथ इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, फेयरनेस के साथ इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, तो हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम जिन्हें वोट कर रहे हैं वही सरकार यहाँ पर चुनकर आ रही है, क्योंकि फिर वही सरकार जो है उन्हें अकाउंटेबल भी रहना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर कोई घपला चलता नहीं है, और अच्छे से काम करना पड़ेगा और अकाउंटेबल रहेगी, लोगों को इसका जो रीज़न है वो सब बताएगी और अच्छे से काम होगा। इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है उसे इंश्योर करेगी जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं उनका इलेक्टोरल प्रोसेस में। उसके बाद प्रमोट करना अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस, जो भी लोग हैं उन्हें अब इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरीके से होती है उसके बारे में यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना, उस बारे में उन्हें जो बताना कि किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, जैसे फर्स्ट इलेक्टोरल पोस्ट सिस्टम किस तरीके से काम करती है। उसके बाद हम ईवीएम लेके आ गए, पहले बैलेट पेपर होते थे तो वो लोगों को उसकी आदत थी, तो ईवीएम आने के बाद वो किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बताना ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो और ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है वो वोट करने के लिए आए। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बेटरमेंट के लिए अडॉप्ट करना, जैसे कि जो बैलेट पेपर है वो यूज़ करते तो काफ़ी पेपर जो है वो डिस्ट्रॉय होता था, काफ़ी पेपर इस्तेमाल होता था जिससे कि एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचती थी। अब यहाँ पर ईवीएम सिस्टम लेकर आ गए, मतलब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा बेटरमेंट यहाँ पर लेकर आना। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे इनोवेटिव चीज़ें जो है उसे अडॉप्ट करना, फिर रेनफोर्समेंट के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए, फिर ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर उसके लिए डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी के लिए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती है जो उनकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स में आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये देखिए, ये जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कोई कोई चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि हमने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट मैंने उसे एम्फेसिस करके दो दो तीन तीन बार बोल के मैंने वो चीज़ें जो है आपको बताई है। तो उससे ज़्यादा ये चैप्टर्स में आपको टाइम वेस्ट करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि आपको मतलब एकदम पीएचडी करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, वही हमने यहाँ पर देखी है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिए, और मेंस के लिए भी इतना ही सफिशिएंट है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तो वो अगर मेंस में पूछते हैं तो इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही डाटा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कोई भी ज़रूरत है नहीं। इससे बाहर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पूछ सकते हैं नहीं, तो इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, मयूर मोगरे इस नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फेसबुक पर क्वेरीज पूछ सकते हो मैसेज कर मयूर मोगरे इस नाम से फेसबुक प्रोफाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पसंद आया वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ा लेट आ सकता है 23 के आसपास, क्योंकि मैं काम से इंदौर जा रहा हूँ, तो उस वजह से आने में देरी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियोस को भी आने में देरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो शायद लेट अपलोड हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ से भी रिकॉर्ड कर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियोज़ में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।